हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस स्पेशल जेएमडी में। हम आज की क्लास में पढ़ेंगे फिजिक्स के दो नियम। एक नियम होगा पास्कल का नियम और दूसरा नियम होगा आर्किमिडीज का नियम। पास्कल लॉ और आर्किमिडीज लॉ, ये दोनों लॉ आज हम अपनी इस क्लास में पढ़ेंगे और ये दोनों लॉ एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में ये लॉ पूछे जाते हैं, चाहे वो छोटा एग्जाम हो चाहे कितना भी बड़ा हो, ठीक है। उनमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनसे क्वेश्चन हमेशा बनते ही रहते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं किससे? पास्कल लॉ से। पास्कल का नियम, कि पास्कल एक साइंटिस्ट थे, उनका एक नियम है, वो क्या था ये हम देखेंगे, ठीक है। तो जो पास्कल का नियम था, जो पास्कल ने नियम दिया था, वो क्या नियम था? तो वो नियम था, पहले मैं उसकी डेफिनेशन लिखता हूं, फिर मैं आपको आराम से समझाऊंगा, ठीक है। किसी द्रव के एक हिस्से पर लगाया गया बल उस द्रव के सभी हिस्सों में समान रूप से संचारित होता है। ये है पास्कल लॉ। इस लॉ में क्या कहा है कि किसी द्रव के एक हिस्से पर लगाया गया बल उस द्रव के सभी हिस्सों में समान रूप से संचारित होता है, ठीक है। ये इस नियम में कहा गया है। तो ये इस नियम में कहा गया है, ये क्यों है ये हम समझेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए हम कोई एक बीकर लेते हैं, एक बीकर हमने लिया और इसमें कोई द्रव भर दिया, पानी भर दिया, चलो इसमें कोई द्रव हमने भर दिया और यहाँ कोई एक वस्तु रखी, मतलब यहाँ कोई एक वस्तु रखी और उस वस्तु ने जो इस द्रव में यहाँ जो ये बल लगाया, या एक हिस्से में जो ये वस्तु जो बल लगा रही है, तो ये बल जो है ना, ये यहाँ भी समान रूप से संचारित होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। मतलब सभी जगह पर समान रूप से संचारित हो जाएगा ये बल, ठीक है। अगर मान लो इस वस्तु ने 20 न्यूटन का बल लगाया, तो ये यहाँ भी 20 न्यूटन, यहाँ भी 20 न्यूटन, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20 और यहाँ भी 20, इस प्रकार से समान रूप से बल लगेगा, ठीक है। समान रूप से संचारित होगा सभी हिस्सों में, द्रव के सभी हिस्सों में, ठीक है। तो ये थी डेफिनेशन। किसी द्रव के एक हिस्से पर, ये एक हिस्सा था, इस पर कोई वस्तु रखी, उसने बल लगाया 20 न्यूटन का, तो उस द्रव के सभी हिस्सों पर, ये सभी हिस्से हो गए, वो बल समान रूप से संचारित होता है, ठीक है। तो ये यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सभी जगह पर समान रूप से ये 20 न्यूटन का बल ही सारी ओर लगेगा, ठीक है। ये क्या है? एक पास्कल नियम है, ठीक है। ये पास्कल नियम था, इसको हमने ढंग से समझा। अब मैं आपको एक और चीज समझाना चाहता हूं इसी नियम में, कि मान लो ये कोई है, इसमें कोई द्रव भरा है, ठीक है, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है और ये है इसकी एक साइड, ठीक है। ये इसकी, चलो छोटी बनाता हूं मैं, ये इसकी एक साइड है, ठीक है, और ये ऐसे है, ठीक है, और ये इसकी दूसरी साइड है और ये कुछ ऐसे करके ऐसे है, ठीक है। ये इसमें हमने कोई द्रव भर दिया, जैसे मान ले कोई सीरीज नहीं होती, इंजेक्शन टाइप का, ऐसा है ये, ठीक है। तो हमने इस साइड से दाब लगाया, ठीक है, इस साइड से दाब लगाया, और दाब को हम हमेशा पास्कल में नापते हैं, ठीक है। इस साइड से हमने दाब लगाया, तो ये एरिया हुआ P1, ये है P2, ठीक है। इस साइड से अगर हमने दाब लगाया, मान लो हमने लगाया दाब 20 पास्कल का दाब लगाया, 20 पास्कल का दाब लगाया हमने,
यहां से दाब लगाया, ठीक है, यहां से दाब दिया कितना 20 पास्कल का P1 पे दिया हमने। तो जो ये होता है पास्कल का जो ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है F/A, ठीक है, फोर्स बटे में एरिया, ठीक है, बल बटे में क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये P1 कितना माना हमने 20 पास्कल माना था, ठीक है, 20 माना था। और F1 ये है F1 और ये है F2, ठीक है, ये F1 और ये F2। तो ये एरिया ऐसे, ठीक है, F/A और ये F2 है। यहाँ भी हमने लगाया सेम 20, ये यहाँ पर सेम 20 ही जाएगा, ठीक है, और ये भी A1 लिख देते हैं हम, यहाँ A2, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि यहां से हमने दाब लगाया 20 का, ठीक है, यहाँ एरिया कितना था, ये था इतना छोटा, और यहाँ ये 20 का ऐसे मतलब सारी, और ये 20 जो पास्कल है यही दाब लगा यहाँ सारी चारों तरफ। तो ये यहाँ जो ये एरिया है, ये जो एरिया है ये हमने मान लिया, ये हमने माना 10, ठीक है, ये एरिया हमने मान लिया 10। और यहां से ये एरिया, ये जो बड़ा है ये एरिया, तो ठीक है, ये एरिया तो बड़ा है, तो इस एरिया को हम मान लेंगे 50, ठीक है। तो ये F1 निकल के आया 200 और ये F2 निकल के आया 1000, ठीक है, न्यूटन में मापते हैं फोर्स को। ये निकल के आया 200 न्यूटन और ये आया 1000 न्यूटन। तो अब हमें समझना है कि यहाँ ये 200 न्यूटन या यहाँ 1000 न्यूटन। देखो ये एरिया पर निर्भर करता है, ठीक है, यहाँ एरिया कितना था, थोड़ा कम था तो हमने कम एरिया लिया, यहाँ एरिया बड़ा था तो हमने बड़ा एरिया लिया, ठीक है। इसी प्रकार जो इससे एग्जाम्पल आते हैं वो क्या कि जैसे मान लें कोई भी बस है, उसके जो ब्रेक है वो किस नियम पर आधारित होते हैं, तो वो पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। जैसे कोई बस है वो चल रही है, हमने धीरे से पंजा दबाया, धीरे से पंजा दबाया मतलब थोड़ा बल लगाया, ठीक है, थोड़ा दाब लगाया, और उस जो ये ब्रेक है उसके ऊपर ज्यादा दाब लगा। यहाँ हमने 200 न्यूटन का लगाया था और यहाँ पे कितना बढ़ गया, ये 1000 न्यूटन का, ठीक है, यहाँ पे 200 न्यूटन का लगाया, यहाँ कितना बढ़ गया 1000 न्यूटन का। तो बस अपने आप रुक जाती है, ठीक है, तो बस अपने आप रुक जाती है। यहाँ हमने कम बल लगाया लेकिन हमें प्राप्त कितना हुआ, ज्यादा बल, ठीक है। इस कारण से जो बड़ी बड़ी बसें हैं या बड़े बड़े ट्रक है, गाड़ी है, उनमें हम थोड़ा सा बल लगाते हैं लेकिन वो बल लगाते हैं कम, लेकिन जो ब्रेक है वो ज्यादा बल लगा देते हैं तो वो रुक जाती है, ठीक है। तो ये है पास्कल का नियम, ठीक है। पास्कल के नियम के एग्जाम्पल, जैसे जो बसों में जो ब्रेक होते हैं वो किस नियम पर आधारित होते हैं, तो वो किस नियम पर आधारित है, पास्कल के नियम पर। या फिर एक ट्रॉली देखी आपने, जो ट्रैक्टर और ट्रॉली होती है ना, वो भूसा ऐसे नीचे गिराती है या फिर रेत हो या कुछ भी, वो अपने आप उड़ जाती है, ऐसे गिर जाती है, वो होती है हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक, ठीक है, वो भी इसी नियम पर आधारित है। वो क्या करते हैं कि जैसे मान लो ट्रॉली है वो खड़ी है और जो ड्राइवर है वो अपने वहां बैठा है, वो धीरे से बल लगाता है और वो हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक के ऊपर ज्यादा बल लगता है जिसके कारण वो उड़ जाती है, ठीक है। तो जो गाड़ियों के ब्रेक और जो हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक या फिर हाइड्रोक्लोरिक प्रेस, ये सभी किस नियम पर आधारित है, पास्कल के नियम पर आधारित है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता था, यहाँ हमने बल लगाया कितना, F1 200 न्यूटन और यहाँ F2 हमें प्राप्त हुआ कितना, 1000 न्यूटन, ठीक है। इसी प्रकार हम बस के ब्रेक है उन पर धीरे से पंजा दाबते हैं, मतलब थोड़ा बल लगाते हैं, लेकिन जो बस को प्राप्त होता है, जो ब्रेक को जो लगाते हैं, जो ब्रेक बल वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण बसें रुक जाती है। तो ये क्या था, पास्कल लॉ, पास्कल का नियम, ठीक है। तो ये पास्कल का नियम आप आराम से समझ गए होंगे। एग्जाम में केवल इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि भाई जो हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक है
या फिर हाइड्रोक्लोरिक प्रेस है, या फिर बसों के ब्रेक है, गाड़ियों के ब्रेक है, वो किस नियम पर आधारित है? तो किस नियम पर आधारित है? पास्कल के नियम पर। ठीक है, तो ये था पास्कल लॉ। अब हम दूसरा नियम पढ़ते हैं, आर्किमिडीज लॉ। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आर्किमिडीज लॉ, और काफी मजेदार भी है। आर्किमिडीज का नियम। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आर्किमिडीज लॉ। अब आर्किमिडीज जो थे वो मतलब एक राजा के दरबार में रहते थे, मतलब विद्वानों में उनकी गिनती होती थी। ठीक है, तो वो ग्रीस यूनान के थे, तो मतलब उनकी एक विद्वानों में गिनती होती कि राजा के दरबार में रहते थे। तो एक बार एक राजा ने आर्किमिडीज से क्या कहा कि राजा ने एक मुकुट पहन रखा था, राजा ने एक मुकुट पहन रखा था, और उन्होंने आर्किमिडीज को बुलाया और कहा कि भाई आप तो विद्वान हो, आपको ये तो पता होगा कि भाई इस मुकुट में जो इम्प्योरिटी है, जो अशुद्धि है, वो कितनी है, या फिर ये मुकुट पूरी तरह से शुद्ध है। तो आपको ये चीज पता करना है कि ये मुकुट शुद्ध है या फिर अशुद्ध है, मतलब या इसमें कुछ और मिलाया गया है या फिर ये पूरा सोने का ही है। तो आर्किमिडीज अपने घर चला गया, बेचारे को टेंशन हो गई। तो रात को वो क्या करता है कि जैसे टब में नहाने के लिए जाता है, और वो टब पूरा पानी का भरा हुआ होता है, तो वो जो ही टब में मतलब ऐसे लेटता है तो वो पानी निकलने लग जाता है। तो उसके दिमाग में कुछ आता है और वो मतलब भागता है, और ग्रीक में कहता है यूरेका यूरेका। ठीक है, इसका मतलब है हिंदी में पा लिया पा लिया, हाँ मैंने खोज लिया। ठीक है, ग्रीक में क्या कहता है? यूरेका यूरेका, मतलब मैंने पा लिया है। और वो राजा के पास जाता है ना, राजा पूछता हाँ भाई, तो वो कहता है कि राजा जी मैंने आपका जवाब मतलब ढूंढ लिया है। तो राजा कहता है कैसे? तो वो कहता है आपका जो मुकुट है ना, उसको एक बाल्टी में पानी भरो, और मुकुट जो है वो बाल्टी के अंदर डाल दो, मतलब और जो जितना जो पानी निकलेगा ना, जैसे मान ले कोई भी चीज है, हम पानी के अंदर जो पूरी भरी हुई है बाल्टी, उसके अंदर डालते हैं, तो वो जो चीज है वो जितनी मतलब भारी है, उतना ही मतलब जो पानी है ना वो नीचे बिखर जाता है, मतलब वो जो वस्तु है वो अपने भार के बराबर जो पानी है उसको हटाती है। ठीक है, तो उसने कहा कि मुकुट को पानी के अंदर मतलब डाल दो, और जो पानी बाहर निकलेगा उसको हम मतलब उठा करके तोल लेंगे, और फिर एक जो मतलब प्योर सोना है उसको पानी में डालो, जो वो पानी बाहर निकालेगा उसको भी हम तोल लेंगे। अगर दोनों में से जिसका भी भार ज्यादा होगा वही इम्प्योर है। ठीक है, तो ये था आर्किमिडीज के बारे में कुछ एक कहानी थी। ठीक है, तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत था वो क्या था कि आर्किमिडीज के मतलब इस कहानी से एक चीज आपको स्पष्ट हो गई है कि जो मेटल की शुद्धता है ना, जो धातु की शुद्धता है, मेटल की शुद्धता, मेटल की या फिर धातु की शुद्धता है किस नियम से ना पता लग जाता है? तो वो आर्किमिडीज के नियम से मेटल की जो धातु की शुद्धता है वो हमें मालूम हो जाती है। ठीक है, मैंने आपको कहानी सुनाई, उसमें मैंने धातु का जिक्र किया है। ठीक है, तो मेटल की शुद्धता किस नियम से पता की जाती है? ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आर्किमिडीज के नियम से मेटल की जो धातु की शुद्धता है वो पता की जाती है। तो आर्किमिडीज का नियम क्या है कि किसी वस्तु का वास्तविक भार, किसी वस्तु का जो वास्तविक भार होता है, जो एक्चुअल जो भार होता है, वो किसके बराबर होता है? वो एक तो जो आभासी भार है, मैं आपको समझाऊंगा ये आभासी भार क्या है। एक तो जो सॉरी, एक तो जो आभासी भार है, और दूसरा हटाए गए द्रव के बराबर, हटाए गए द्रव के बराबर। ठीक है, ये है आर्किमिडीज लॉ। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूं कि ये बीकर है, इसमें हमने एक पानी दिया,
एक वस्तु छोटी, एक वस्तु इसमें हमने छोटी 10 किलोग्राम की, और जो भार इसमें हमें पानी में महसूस हुआ वो हुआ 8 kg। ठीक है, कितना महसूस हुआ आपने भी देखा होगा यार, जैसे पानी में कोई भारी वस्तु है उसको हम उठाते हैं तो वो थोड़ी हल्की लगती है, लेकिन जब बाहर उठाते हैं तो वो भारी लगती है। ठीक है, तो ये जो 8 किलोग्राम है ये क्या है, आभासी भार, मतलब ये हमको हल्की महसूस हो रही है, लेकिन ये रियल में हल्की नहीं है, ये है 10 किलो की। और ये क्या है, वास्तविक भार, वास्तविक भार 10 kg। ठीक है, अब हमें पता करना है कि वस्तु के द्वारा कितना द्रव हटाया गया है। ठीक है, तो जो वास्तविक भार है वो कितना है 10 kg, और आभासी भार कितना है 8 kg, और वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का मान हम ले लेते हैं x, तो x कितना हो गया 2 kg। तो जो वस्तु है इसने कितना द्रव को हटाया 2 kg। ठीक है, तो ये 2 kg इसमें जोड़ देते हैं तो 10 ही हो जाता है ये। ठीक है, तो ये 2 kg जो हटाया ये कौन सा वस्तु ने जो अपने भार के बराबर जो पानी हटाया, जो द्रव हटाया वो ये था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में इसे समझेंगे। ये तो मैंने आपको आसान लैंग्वेज में समझाया है कि हटाए गए द्रव के भार और आभासी भार और वास्तविक भार में। ठीक है, ये चीज आसान लैंग्वेज में मैंने आपको समझाई। अब मैं थोड़ी सी फिजिक्स लैंग्वेज में आपको समझाता हूं कि ये क्या है। हम मान लो ये कोई बीकर है, इसमें हमने पानी भर दिया। ठीक है, ये कोई वस्तु है, इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है m लिख दिया हमने। ठीक है, और जो भार है वो हमेशा लिखा जाता है mg में। ठीक है, mg का मतलब होता है ग्रेविटी। ठीक है, ये हम आपको अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। भार ये जो है mg में लिखा जाता है, और जो ये वस्तु है ना, ये जो वस्तु है ये इसका द्रव्यमान है ये। ठीक है, ये वस्तु का द्रव्यमान m लिखा हमने, तो इसका भार लिखा हमने mg। तो जो ये द्रव है ना, इसका जो ये भार है ये इस साइड काम करता है। ठीक है, ये भार है ये नीचे की तरफ, कोई भी वस्तु है भारी है, पानी में हमने मतलब अगर वो रखी तो वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश करती है, ऊपर की तो नहीं आने की कोशिश करती, वो नीचे ही जाएगी ना। तो जो वस्तु का भार है वो नीचे की ओर काम करेगा। ठीक है, नीचे जाएगा। लेकिन द्रव में एक और बल होता है, वो काम करता है ऊपर की ओर। ठीक है, वो काम कहाँ करता है ऊपर की ओर, और उस बल का नाम है उत्प्लावन बल। उस बल का क्या नाम है, उत्प्लावन बल। जो ये द्रव का जो उत्प्लावन बल है ये ऊपर की ओर काम करेगा, और जो वस्तु है, वस्तु का जो भार है वो नीचे की ओर काम करेगा। ठीक है, अगर मान लें ये वस्तु कितने की है 20 किलो की। ठीक है, और उत्प्लावन बल मान ले लग रहा है इस पे 5 kg। ठीक है, ये 20 किलो लग रहा है नीचे की ओर, और ये 5 kg लग रहा है ऊपर की ओर, तो टोटल कितना हो गया 15 kg। ठीक है, तो इस पे उत्प्लावन बल लग रहा है ना 5 kg। ठीक है, जो हटाया गया जो पानी का वो है वही है ये उत्प्लावन बल, जो हटाए गए द्रव के बराबर। ठीक है, तो ये 5 kg ऊपर की ओर लग रहा है, 20 kg नीचे की ओर, तो दोनों को माइनस में आएगा ना, तो ये 15 kg है। ठीक है, टोटल जो वस्तु दोबारा हटाया इसका जो आभासी भार है ये 15 kg। ठीक है, और हटाया गया पानी 5 kg और वास्तविक 20 kg। ठीक है, ये थोड़ा फिजिक्स की लैंग्वेज में था, इसमें हमने उत्प्लावन बल जोड़ दिया। ठीक है, ये उत्प्लावन बल ऊपर की ओर काम करता है और वस्तु का भार है वो नीचे की ओर काम करता है, तभी हमें आभासी जो वस्तु का आभासी भार है वो निकल के आता है। ठीक है, तो एक एग्जाम में पूछा गया था कि द्रव के अंदर वस्तु के जो द्रव है, जब कोई वस्तु द्रव में होती है तो उसके ऊपर कितने बल काम करते हैं। जब कोई वस्तु द्रव के अंदर है तो उसके ऊपर कितने बल कितने फोर्स काम करते हैं। तो पहला फोर्स तो ये वस्तु का भार ये काम कर रहा है नीचे की ओर, और उत्प्लावन बल कर रहा है ऊपर की ओर।
तो उसके ऊपर दो फोर्स काम करते हैं, पहला जो वस्तु का भार है वो, और दूसरा उत्प्लावन बल। ठीक है, तो ये दो फोर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये पूछा गया एग्जाम में कि जब कोई वस्तु द्रव के अंदर हो तो उसके ऊपर कितने बल काम करते हैं, दो बल काम करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया है। अब जो ये उत्प्लावन बल है ना, जो ये उत्प्लावन बल है, इसका जो मान है वो द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। जैसे ये उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लग रहा है, अगर द्रव का घनत्व डेंसिटी ज्यादा है, द्रव की डेंसिटी ज्यादा है तो उत्प्लावन बल भी ज्यादा ही होगा। ठीक है, अगर किसी द्रव की जो घनत्व वो ज्यादा है, कोई भी द्रव है यार, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसका घनत्व ज्यादा है, तो उत्प्लावन बल उतना ही ज्यादा काम करेगा। ठीक है, अगर किसी चीज का घनत्व ज्यादा है, मतलब उत्प्लावन बल का जो घनत्व है वो ज्यादा है, ठीक है, तो मतलब जो डेंसिटी द्रव की डेंसिटी घनत्व ज्यादा है तो उत्प्लावन बल का मान भी ज्यादा ही होगा। ये तो नॉर्मल सी बात है। तो इसी कारण क्या होता है कि जो पारे का जो घनत्व होता है ना, जो पारा होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो मतलब ज्यादा होती है। पारा की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो उसके अंदर हम क्या, जैसे मान लो कोई स्टील की बोल घेर देते हैं, स्टील की कुछ भी चीज घेर देते हैं तो वो तैरती रहती है। क्यों? क्योंकि जो पारे का जो घनत्व है वो स्टील की जो घनत्व से ज्यादा है। ठीक है, पारे का घनत्व स्टील के घनत्व से ज्यादा है, इसलिए जो स्टील की जो बोल है वो पारे के अंदर तैरती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं स्टील का जो घनत्व है वो पारे के घनत्व से कम है, इसलिए स्टील पारे के ऊपर तैरता है। ठीक है, ये बताया मैंने कि उत्प्लावन बल का मान हमेशा द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। अगर द्रव का घनत्व ज्यादा है तो उत्प्लावन बल भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये मैं आपको एक थोड़ी सी आसान सी लैंग्वेज में समझाता हूँ यही चीज। जैसे हम समुद्र में तैरते हैं, समुद्र में जब कोई आदमी तैरता है तो उसके लिए तैरना बिल्कुल आसान होता है, क्योंकि जो समुद्र का जो पानी है ना उसकी जो डेंसिटी है वो घनत्व है वो ज्यादा होता है। और जब समुद्र के पानी का जो घनत्व है वो ज्यादा होगा तो जो आदमी इसमें तैर रहा है ये जो घनत्व ये ऊपर की ओर, इसके ऊपर बल और लगाएगा और ये और ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें क्या, तैरना आसान होता है। इसी प्रकार हम कह देते हैं कि क्वेश्चन ये भी आता है कि समुद्र का पानी में तैरना आसान क्यों है, क्योंकि समुद्र का जो पानी का जो घनत्व है वो ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए उसमें तैरना आसान है। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये जो बीकर है इसमें द्रव था ये, ठीक है, लिक्विड था कोई, ठीक है, इसमें हमने कोई एक वस्तु रखी थी। ठीक है, इसमें हमने कोई एक वस्तु रखी थी और इस वस्तु का जो भार था वो कितना था, m और g। ठीक है, और इसके ऊपर एक ये उत्प्लावन बल काम करता है, ऐसे ऊपर की ओर, ऐसे ये इसको ऊपर की ओर ले जाता है, इस वस्तु को उत्प्लावन बल नीचे से धक्का देता है, वस्तु ऊपर की ओर आती है। ठीक है, तो m और g, m होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान किसके बराबर होता है, द्रव्यमान का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है घनत्व गुणा में आयतन। द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व गुणा में आयतन, और घनत्व को हम डेंसिटी लिखते हैं और आयतन को एरिया। आयतन को क्या, ठीक है, सॉरी वॉल्यूम लिखते हैं हम एरिया में, d गुणा v। ठीक है, इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो द्रव्यमान है m है, वो किसके बराबर होगा, d गुणा में v। तो ये m है, इसको हम लिख देते हैं dv, और ये g का g रह गया। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, dv और g का g। और जो उत्प्लावन बल है इसके ऊपर भी ये v, ठीक है, ये v
और ये एक रो होता है, रो, और ये जी। ठीक है, तो ये जो v है ना, यहाँ जो v है ये है इस वस्तु का द्रव्यमान। v क्या है? वस्तु का द्रव्यमान। सॉरी यार, v है वस्तु का आयतन, द्रव्यमान तो m से लिखा जाता है, सॉरी। v क्या है यहाँ? ये जो v है ना, ये है इस वस्तु का आयतन। ठीक है, और d जो है ये d वस्तु का घनत्व। d क्या है? वस्तु का घनत्व। और जो ये रो है, ये रो क्या है? ये है द्रव, द्रव का घनत्व। ठीक है, ये रो क्या है? द्रव का घनत्व। रो क्या है? द्रव का घनत्व। तो इसमें d, इसमें v और g कॉमन है, इसमें v और g दोनों कॉमन है, इसमें d और इसमें रो। ठीक है, तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि d अगर वस्तु का घनत्व, अगर वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से ज्यादा है, वस्तु का जो घनत्व है वो द्रव के घनत्व से ज्यादा है, तो वस्तु क्या होगी? डूब जाएगी। ठीक है, अगर वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो वस्तु क्या है? तैर जाएगी। ठीक है, ये दो बात मैंने आपको समझानी थी। ठीक है, ये आपको समझा देंगे। अगर वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से ज्यादा है तो वस्तु डूब जाएगी, अगर वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो वस्तु तैर जाएगी। ये बात मैंने आपको समझानी थी, तभी इतना लंबा चौड़ा ये किया। ठीक है, ये चीज समझाई मैंने। ठीक है, वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से ज्यादा है तो डूब जाएगी, कम है तो तैर जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मान ले जो लोहे की कीमती कुछ भी चीज है वो डूब जाती है, क्योंकि लोहे का घनत्व ज्यादा है द्रव के घनत्व से, और लकड़ी का गुटका है वो तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि लकड़ी के गुटके का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो वो तैरता रहता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी बता दिया मैंने आपको। अब हम एक और चीज अगली पढ़ते हैं कि मान दो चीज है, दो वस्तु है ये। ठीक है, इनका जो आकार है वो सेम है, इनका आकार सेम है, आकार सेम है, तो कौन सी वस्तु पर उत्प्लावन बल ज्यादा लगेगा? आप बताइए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो उत्प्लावन बल है, उत्प्लावन बल है वो द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, न कि वस्तु के आकार पर। ठीक है, अगर द्रव का घनत्व कैसा है, वस्तु तो सेम ही है ना, इन पर दोनों पर उत्प्लावन बल भी सेम लगेगा। ठीक है, अगर द्रव का घनत्व भाई इस वस्तु पर ज्यादा है, इस वस्तु पर कम है, तो हो सकता है कि ये वस्तु तैर जाए, ये वस्तु डूब जाए। लेकिन हमने पूछा कि दो समान आकार की वस्तुओं पर उत्प्लावन बल कौन सी पर ज्यादा लगेगा, तो इसका जो आंसर होगा दोनों पर सेम लगेगा। ठीक है, दोनों पर सेम लगेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि बर्फ क्यों तैरती रहती है? तो बर्फ जो है उसकी जो डेंसिटी होती है, बर्फ का घनत्व, बर्फ का घनत्व वो होता है 0.8। ठीक है, और पानी का जो होता है वो होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और इसका होता है 0.8। तो ये पानी के घनत्व से इसका घनत्व कम है ना, तो ये बर्फ जो है ये थोड़ी तैरती रहती है। ठीक है, तो ये था आर्किमिडीज लॉ, और मैंने आपको पूरा समझा दिया है। पास्कल लॉ और आर्किमिडीज लॉ दोनों समझा दिया है, जो एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आज की क्लास में इतना ही।